जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि क्या है प्लाज्मा थेरेपी और ये कोरोना में इलाज हो रहा है तो किस तरह से इलाज हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ये है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी मतलब क्या होता है कि रिकवर पर्सन जो कोरोना से ठीक हो गया है, ठीक है, जो कोरोना से अच्छा हो गया है, घर चला गया है ठीक होके, उस रिकवर पर्सन के लिए कॉन्वेलेसेंट यूज होता है। और प्लाज्मा थेरेपी जो है एक खून का एक पीला भाग है, खून का जो है पीला भाग है। तो आज अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में, उसके बाद आगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानेंगे। तो ब्लड में जो है, ये ब्लड जो है दो फॉर्म में होता है, एक फ्लूइड फॉर्म में होता है और एक सेल्यूलर कंपोनेंट फॉर्म में होता है। फ्लूइड का मतलब होता है तरल रूप, यानी कि पानी का रूप, ठीक है, एकदम पानी रूप में होगा। और दूसरा जो है सेल कंपोनेंट, मतलब जिसमें कोशिकाएं रहती है उसकी, ठीक है। तो सेल कंपोनेंट हो गया और एक तरल रूप हो गया। तो क्या होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ लिए सत्तू, ठीक है, सत्तू का शरबत हम लोग जब पीते हैं तो क्या होता है कि सत्तू रहता है और पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। तो जब उसको हम छाकेंगे किसी भी छकनी में तो क्या होगा कि पानी जो है एक गिलास में नीचे आ जाएगा और छकनी के ऊपर जो है सत्तू का कुछ कुछ भाग रहेगा, ठीक है। तो जो सत्तू के ऊपर जो कुछ कुछ भाग रहता है वही जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है, ठीक है। ये रुधिराणु कहते हैं इसको हिंदी में। और जो पानी वाला जो भाग चल गया, जो ग्लास में भर गया, जिसे सत्तू का जो ग्लास के अंदर जो पानी वाला भाग हो गया, उसी तरह खून में भी जो पानी वाला भाग है, तरल वाला भाग जो खून में होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि टोटल खून का, टोटल ब्लड का 55 से 60% भाग क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है खून, ठीक है। तो उसी खून, उसी प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी, खून जो है हमारे शरीर के सब भाग में है, ठीक है, एकदम सब हिस्सा में है। यहाँ भी खून है, यहाँ भी खून है, यहाँ सब तरफ खून है। तो हर एक खून में जो है क्या चीज होंगी, आरबीसी होंगी, डब्ल्यूबीसी होंगी, प्लेटलेट्स होंगी और प्लाज्मा भी होंगी, ठीक है। तो हर जगह जो है प्लाज्मा होगी ही होगी। और जब हर जगह प्लाज्मा होंगी तो वहां पे क्या होंगी, एंटीबॉडी भी होंगी। तो यही एंटीबॉडी जो है, इसी का सबसे बड़ा इस्तेमाल प्लाज्मा थेरेपी में किया जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा के एंटीबॉडी में ही किसी भी वायरस से लड़ने के लिए जो है, जो लड़ती है वो एंटीबॉडी ही लड़ती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी के द्वारा ही कोई भी वायरस को मारा जा सकता है, कोई भी वायरस को हराया जा सकता है। तो एंटीबॉडी जो होता है ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है पहली बार में किसी भी वायरस को मार नहीं पाती है। पहली बार में कोई भी वायरस आएगा तो एंटीबॉडी उसको नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए वो अनजान रहेगा, तो जिसकी वजह से वो पहली बार में नहीं मार पाता है। लेकिन अगर एक बार ये एंटीबॉडी पहचान लिया उस वायरस को, एक बार अगर पहचान लिया तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, है ना, पीछे ही पड़ जाएगा। लेकिन पहली बार में ये नहीं मार पाता है, प्रॉब्लम यही है। तो क्या होता है कि जब कोरोना का जो मरीज है, ठीक है, जो ठीक हो गया है, एकदम ठीक होकर घर चला गया है, तो उसके शरीर की, जो ठीक होकर घर चला गया है, उस मरीज के शरीर की जो एंटीबॉडी है वो तो कोरोना को पहचान चुकी है, एकदम उसको जो है पहचान चुकी है और अच्छी तरीके से पहचान चुकी है कोरोना वायरस को। तो क्या करेंगे कि जो मरीज घर चला गया है उसको 2 हफ्ते के बाद बुलाया जाता है। देख लीजिए, प्लाज्मा को डोनेट 2 हफ्ते के बाद किया जाता है। तो 2 हफ्ते के बाद उस मरीज को बुलाया जाएगा हॉस्पिटल और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। अगर वो हाँ कहता है तो उसके प्लाज्मा को लिया जाता है, ठीक है। तो जब उसके प्लाज्मा को लिया जाएगा तो उस प्लाज्मा में क्या रहेंगी, एंटीबॉडी रहेंगी। और उस मरीज तो चूंकि लड़ के हरा चुका है, कोरोना वायरस को एकदम हरा चुका है, तो क्या होगा कि उस मरीज का प्लाज्मा को ले लिया जाएगा और उसका प्लाज्मा को फिर दूसरे मरीज में चढ़ाया जाएगा, ठीक है, दूसरे मरीज में चढ़ाया जाएगा। तो जब दूसरे मरीज में उसका प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है तो उस मरीज में कोरोना जो है बहुत ज्यादा प्रभाव कर चुका है, बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा चुका है मरीज को। तो जैसे ही प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है, जो ठीक हो चुका है उस मरीज का प्लाज्मा को, तो तुरंत जो है उसका प्लाज्मा जब उसके शरीर में जाता है तो उसका शरीर में जाने के बाद उसका प्लाज्मा जो है कोरोना वायरस को पहचान लेता है और पहचान लेता है, बोलता है कि अरे ये तो कोरोना है, इसको तो हम हरा चुके हैं एक बार। तो फिर जो है दोबारा जो है उसके शरीर में जाने के बाद प्लाज्मा जो है, सारा प्लाज्मा जो है जिसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज हैं, तो सारे एंटीबॉडीज मिलकर उस मरीज पे भी कोरोना से एकदम हरा देते हैं, जिसकी बात जो है उसका एंटीबॉडी सही से काम करता है
बचपन में कोई भी बच्चा को पोलियो का खुराक दिया जाता है। पोलियो का खुराक जब दिया जाता है, क्यों उतना बार बार दिया जाता है बच्चा को? ताकि वो बच्चा का जो शरीर है ना, वो बच्चा के शरीर का एंटीबॉडी जो है पोलियो के वायरस को पहचान जाए, पोलियो के वायरस को पहचान जाए, अच्छा से पहचान जाए, और इतना अच्छा से पहचान जाए कि पोलियो का वायरस से उस बच्चा का एंटीबॉडी जो है लड़े। ठीक है, जब पहचानेगा तो आराम से लड़ेगा और जीत भी जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर वो बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद अगर पोलियो का बीमारी उस पर लगता है, मान लीजिए लगने का कोशिश करता है, तो वो बच्चा तो बचपन में पोलियो का खुराक ले चुका है, बहुत बार ले चुका है पोलियो का खुराक, तो उसके बच्चे की शरीर की एंटीबॉडी तो पोलियो वायरस को पहचान चुकी है ना। तो पोलियो वायरस को जब पहचान चुकी है और वही बच्चा जब बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद अगर पोलियो की बीमारी आएगा तो उसके शरीर की जो एंटीबॉडी है वो क्या कहेगी? वो तो यही बोलेगी ना, अरे पता है जब तुम छोटा था ना, हाँ जब तुम छोटा था तो यही पोलियो था जो आया था। तो फिर वो उसका एंटीबॉडी जो है एकदम फट से पहचान लेगा उस पोलियो वायरस को। तो जैसे ही पहचान लेगा फिर उस पोलियो वायरस को जो है एकदम दौड़ा के उस बच्चे का एंटीबॉडी मार के भगा जाएगा, और इस तरह से बाद में पोलियो का बीमारी कभी भी उस बच्चे में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का एंटीबॉडी को जो है पहचानने के लिए बार बार पोलियो का जो है खुराक टीका दिया गया था बचपन में, इसलिए। ठीक है, तो करते हैं कि ब्लड से प्लाज्मा को कैसे लिया जाता है। ब्लड से प्लाज्मा को जो है दो तरीके से लिया जाता है। फर्स्ट तरीका है सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। इस सेंट्रीफ्यूज टेक्निक में तकरीबन 180 से 200 मिलीलीटर के बीच या फिर 220 मिलीलीटर के बीच तक जो है प्लाज्मा लिया जाता है। दूसरा तकनीक हमारा है एप्रेसिस मशीन या फिर इसको सेल ऑपरेटर मशीन भी कहते हैं, जो 600 मिलीलीटर तक प्लाज्मा निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इस प्लाज्मा जो हमारे पास जो निकाल लिए हैं, इस प्लाज्मा को हम 1 साल तक रख सकते हैं -60 डिग्री सेल्सियस पर। -60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, टेम्परेचर पर हम लोग 1 साल तक इस प्लाज्मा को रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि एक प्लाज्मा मतलब अगर एक आदमी प्लाज्मा डोनेट करता है, ठीक है, एक आदमी अगर प्लाज्मा डोनेट करेगा तो उससे 2 पेशेंट्स में उसका प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाएगा। एक व्यक्ति का प्लाज्मा को 2 पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। आगे जो है ये प्लाज्मा की जो थेरेपी की जो चिकित्सक पद्धति है, ये काफ़ी पुरानी पद्धति है, और सभी लोग जैसे जानते हैं कि ये 1918 ईस्वी में जब स्पेनिश फ्लू फैला था पूरे विश्व में, तो 1918 ईस्वी में स्पेनिश फ्लू में भी इसी प्लाज्मा थेरेपी पद्धति का, चिकित्सक पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन होगा कि अगर कभी भी आपको लाइफ में मौका मिले प्लाज्मा डोनेट करने का, तो निश्चिंत हो कि आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। पुण्य भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और प्लाज्मा डोनेट करने से कोई भी नुकसान शरीर में नहीं होता है। ठीक है, तो आप भी दूसरों का हेल्प कीजिए, खुश रहिए और सभी को खुश रखिए, ख्याल रखिए अपना और सबका भी ख्याल रखिए। इसी के साथ आज ये क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।